औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनअत व मईशत में आपके साथ। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे जो महंगाई के इंडिकेटर्स थे, जो महंगाई को पैमाइश करने का पैमाना जिसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, वो कंट्रोल में आ रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। ये परफॉर्मेंस है कि वो महंगाई जो 40-50% तक पहुंची हुई थी, एवरेज कुछ कमोडिटीज़ में 80 थी, कुछ में 20 थी, वो एवरेज अब सिंगल डिजिट से कम आ गई है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है करंट गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बेसिस पे। सवाल ये है, क्या लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड यही रहेगा? क्या हम पाकिस्तानियों का हक है कि हम जान सकें कि ये इन्फ्लेशन क्यों होती है, कैसे की जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बुनियादी हकूक़ दिए हैं, वो हकूक़ क्या हैं? क्या हम वो हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं? ऐसा क्या हक है मेरा इस मुल्क में जो मुझे चाहिए, और उसी तरह इस मुल्क के क्या हकूक़ हैं जो मैंने देने हैं, हम पाकिस्तानियों ने देने? इस बात पे बहुत कम बात होती है टीवी प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मेहमान हैं राना नदीम साबिर साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी प्रेजेंस लास्ट वीक में बड़ी पसंद की गई। हमारी ऑडियंस ने दोबारा हमें कहा कि जी राना नदीम साहब को वापस बुलाएं। जो हमारी लास्ट गुफ्तगू हुई थी वो 40 मिनट पे हम उसको कवर ही नहीं कर पाए, क्योंकि हर पॉइंट एक कहते हैं ना कि हमने कूजे में बंद करके बात की थी, लेकिन आम फहम दोस्तों को कूजे में बंद बात नहीं चाहिए, उनको जो कुएं में बंद पड़ी हुई बात उसको बाहर निकाल के उसको एलेबोरेट करना है। जी। सर, छोटा सा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हकूक़ दिए हैं, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि स्टेट क्या है और इंडिविजुअल क्या है। सर, स्टेट जो है वो ऑलवेज एक्ट करती है एज लाइक मदर। उसको चाहिए कि वो बच्चों की जैसे माँ परवरिश करती है, बाप परवरिश करता है, इसी तरह वो इंडिविजुअल की हर तरह से केयर करे, उसका हर लिहाज से उसको संभाले, उसको नरिश करे, उसको एजुकेट करे, उसको जस्टिस प्रोवाइड करे। उसके जितने मसाइल हैं ज़िंदगी के, वो एक इंडिविजुअल को फेस नहीं करने चाहिए, वो एक स्टेट को फेस करने चाहिए और उसको उसके लिए कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और उसी चीज़ को का नाम है फंडामेंटल राइट्स। सर, आपने जो आज मुझे बात की है ना, तो मैं तो परेशान हो गया सुन के कि स्टेट एज ए माँ हमारे लिए काम कर रही है। स्टेट को ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो परफॉर्म करेगा। वो नहीं कर रही तो वो उसका फेलियर है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल के साथ इसी तरह बिहेव करे जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, उनको बच्चे की हर चीज़ की फ़िक्र होती है, उनको पता होता है कि हमारे बेबी को आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए। तो स्टेट का ये काम नहीं है कि जो सर के ऊपर चीज़ पड़ेगी तो उसके लिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट बना के तो बस फौरी कुछ करती रहे। उसको तो तमाम अमूर को पेशगी तौर पर करना है और उसे प्रोवाइड करना है बड़ा दूररस नताइज। जिसकी एक मिसाल मैं यूँ दे दूँ कि 1948 में इंग्लैंड में जब सेवरेज डाला गया तो वो 18 इंच का था, और उस वक्त अपोजिशन ने वहाँ पे एहतजाज किया था कि ये छोटा रह जाएगा एक सदी के बाद। तो हमारे यहाँ तो 1948 की बजाय 2024 आ गया और इतना बड़ा सेवरेज तो हमारे पास आज भी नहीं है। तो स्टेट जो है ना, वो उसका काम है कि वो ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये तो एक तरह से जैसे कोई चीज़ एमरजेंसी वार्ड में आ गई तो उसको डील कर लिया। बेसिक तो गवर्नमेंट का काम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में कामयाबी हासिल करना है। और ये बिल्कुल वो एक रेस होती है, मुझे उसका नाम नहीं आता, कि वो एक आदमी दौड़ता है और वो जाके एक डंडा सा दूसरे को पकड़ाता है तो वो आगे दौड़ जाता है।
तो गवर्नमेंट्स को तो इस तरह काम करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ तो हर गवर्नमेंट आके जैसे पुराना लिबास बदला जाता है, तमाम पॉलिसीज़ को कैंसिल करती है और नए लिबास को पहन लेती है, तो फिर वो हम जहाँ से चले होते हैं वहीं जीरो पे आ जाते हैं। सर अगर जहाँ से चले वहीं पे वापस आ जाएं फिर भी ब्लेसिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली जहाँ से हम चले हुए हैं उससे नीचे गिर जाते हैं। नीचे जी बात जो आपने माँ वाली बात की, नर्सरी है एक, उसमें बच्चे हम भेजते हैं परवरिश के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, स्कूल है जो प्ले ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे भेजे हैं, माँ अल्टरनेट माँ के तौर पर वो नर्सरी में बैठी हुई हैं हमारी ख़वातीन बहनें, वो उसका ख्याल करने के लिए बच्चों का। अब वो बच्चों का ख्याल नहीं करती। मेरे घर में मुलाजमा है, वो हमने रखी हुई है कि माँ की सपोर्ट में बच्चों का बेहतर निगहदाश्त करने के लिए आया रखी हुई है। अब वो आया बच्चों की निगहदाश्त करने की बजाय उनकी पिटाई करे, उनको डांटे, उनको डिपटे, उनका बुरा हाल कर दे मार मार के या पिटाई कर करके, या खाना खुद खा ले। हमारी जो माँ है इस वक्त सब खाना वो खुद खा रहे हैं, जो उन्होंने आया रखी हुई हैं, नर्सें रखी हुई हैं और जो मुलाजिम रखे हुए हैं, उनको देखें, उनके अय्याशियाँ देखें और अवाम का हाल देखें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल थे, तो उन्होंने अपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अपने दौर में एक दिन घर आए तो अपनी अहलिया से कहा कि मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक हफ्ते के बाद वो घर में खाना खाने आए तो मीठा बना हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा आटा बचाती रही और आज उसको एक्सचेंज करके तो मैंने आपके लिए मीठा तैयार किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल का जो दरोगा था उसे हुक्म दिया कि मेरा जो राशन रोज़ का जाता है उसमें से एक मुट्ठी आटा कम कर दें। यानी जो हुक्मरान है उसका तो मुतमईन नज़र ये होना चाहिए कि जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे एक इंडिविजुअल बैठा है उस तक भी वो फ़वाइद पहुंचने चाहिए। मगर हमारे यहाँ तो ये है कि मलाई ही नहीं बल्कि सारा कुछ ऊपर ही तकसीम हो जाता है, नीचे तो मिल्क बटर वाली बात भी बड़ी मुश्किल है। लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुंच रही। जैसे आप कह रहे हैं कि इक़्तिसादी इशारिये कुछ बेहतर हुए हैं, वो इशारिये उस वक़्त बेहतर समझे जाएंगे जब वो आवाम तक पहुँचेंगे। अगर उसको हम तकारीर या दादो शुमार में रहने के बजाय जब आवाम तक वो पहुंचेगा तो वो बेहतरी होगी। सर इसी में कल ही मेरी एक बात हो रही थी सेक्रेटरी साहब से। उन्होंने जब मेरे साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर पे हम बात कर रहे तो उन्होंने बड़े ही अफसोस के साथ मुझे एक बात की। कहते यार हम लोग क्या खा गए हैं। 17वें ग्रेड का अफसर 150 साल में घर नहीं खरीद सकता, 98वें ग्रेड का अफसर 125 साल में घर नहीं खरीद सकता, 20वें ग्रेड का अफसर घर नहीं खरीद सकता अपनी सैलरी से। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ये जो हमारी मशीनरी है ये इंडिपेंडेंट हो के घर की टेंशनों से आज़ाद होके काम करके पॉलिसीज़ बनाए और हकूक़ दे। क्या ये सच बात की उन्होंने? जी ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। असल में सिस्टम भी यही है, हमारा निज़ाम, हमें अभी तक हम इस काबिल ही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी में एक्सरसाइज कर सकें। हमारी तरबियत ही नहीं की गई, हमें समझाया ही नहीं गया, हमारे पास एजुकेशन नहीं है और हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। और ये सारा कुछ होने के बाद भी हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं कि अगर हमें ये पता हो कि हमारा कहीं पे राइट इन्फ्रेंच हो रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। हम तो 99 के चक्कर में पड़े हैं। जब एक बंदा सुबह निकलेगा और उसे ये फ़िक्र होगी कि मैं रात तक सारे दिन की मईशत कैसे पूरी करके घर के अखराजात पूरे करूं, तो वो उसमें धंसा हुआ है। ना तो उसे अपने फंडामेंटल राइट का पता है, ना उसे पॉलिटिकल राइट्स का पता है, ना से गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का पता है, ना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ का पता है। और पता अगर किसी को है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने उस कुएं से, उस सर्कल से निकल के तो वो कुछ कर सके। वो बड़ा खूब किसी शायर ने कहा कि मुझको डसते हैं मुआश के जहरीले नाग, वरना तेरा घर को काफ ना था। तो जहरीले नाग ये बहुत बुरी तरह डस रहे हैं। सर जहरीले नाग नॉट ओनली पाकिस्तानियों के घर में है लेकिन सरकारी मुलाजमों के भी घर में है जो कि हलाल कमाने की कोशिश में। मैं सर सरकारी मुलाजिम हूँ, अजम्पशन मैं हूँ नहीं, अजम्पशन ले। और मेरी 17वें ग्रेड की तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये बेसिक। मैं क्या करूँगा, या 1 लाख रुपये बेसिक जितनी भी अभी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बिजली का बिल एक एसी चला लें तो 70-80-90 हज़ार तो बिजली का बिल आ जाता है। देखिए ये कितने अफसोस की बात है कि हम इन 77 सालों में भी अभी तक बिजली पे ही काबू नहीं कर सके। आप हमारा जो पानी के लेवल पे देखा जाए तो हमारा तो मर्डर कर चुका है इंडिया।
हमारे सारे वाटर जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे वो इंडिया ने इस तरह कैप्चर किए हैं, और हम तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज होने के बावजूद उसको कहीं भी नहीं रोक सके। और आज बिजली जो कि इंसानी ज़िंदगी का एक अहम तरीन जुज़ बन चुका है वही हमारे पास इतनी कम है, और उसी पे हम उसी बुहरान को नहीं हम अभी तक निपटा सके सर। यानी कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे बिजली नहीं है हमारे पास कि हम फैक्ट्री चला सकें। अगर बिल को पढ़ा जाए तो ये बिजली पैदा करने का टैक्स, फिर उस पे ऑयल का टैक्स, पता नहीं कितने कितने टैक्सेस डाले हुए हैं जो सर टैक्स तो ये है, डिसेप्शन ये है कि मैंने कमाई की, टैक्स दे दिया, जो मेरे पास कमाई है जो मैं खर्च करने जाऊंगा टैक्स दूंगा, और अगर उस पर मैंने कोई एसेट बना लिया तो अगले 50 साल में टैक्स देता रहूंगा। देखें असल में ना ये एक बड़ा बुरा प्रोपोगंडा किया गया कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तानी देता है। वो मैच बॉक्स से लेकर अपनी हर बड़ी से बड़ी ज़रूरत तक, प्रॉपर्टी परचेजिंग तक वो बेचारा टैक्स दे रहा है, और उसको इनडायरेक्ट इतने टैक्सेस लगाने के बाद अब आप उसको डायरेक्ट टैक्सेस में ले आए हैं तो वो बेचारा सारा कुछ कमा के गवर्नमेंट को दे देता है। अच्छा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टैक्स के बदले में इंडिविजुअल को उसके राइट मिल रहे हों, उसकी फैसिलिटीज़ मिल रही हों, उसको पता हो कि मेरे टैक्सेस प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसको देने में भी कोई तकलीफ़ नहीं। यहाँ हमारे यहाँ ये है कि टैक्स तो ले लिया जाता है मगर उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि वो टैक्स किधर गया, वो ऊपर ही कहीं तकसीम हो जाता है और वहीं पर सारा ख़त्म हो जाता है। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो जो टैक्स दिया जाता है वो सूद और सूद के रिलेटेड पॉलिसीज़ में पे हो जाता है और सारे का सारा खाया जाता है। और अब सर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सर, एक आपने चंद बातें हमें बता दी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स की और मसले मसाइल बता दिए। एज एन इंडिविजुअल मैंने टैक्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, इसके अलावा भी मेरा कोई राइट है हुकूमत पाकिस्तान पे? देखिए बेसिकली तो देखा जाए जब आप टैक्स देते हैं तो ये एक तरह की एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है और गवर्नमेंट ने एवरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपको प्रोवाइड करनी है। ये एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। मगर यहाँ हमारे ये यूनिलैटरल बन गया है कि जो पेयर है वो तो पे कर रहा है, जो गवर्नमेंट है वो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही। अब देखें ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है 25A के बाद तो उसकी बहुत जो है वो एनफोर्समेंट उसे कर देना चाहिए कि जो मिडिल तक है, मैट्रिक तक एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री। मगर हमारे यहाँ जो फ्री एजुकेशन है उसका निज़ाम इतना बुरा हो चुका कि जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हैं और उनकी ऐसी ऐसी दुकानदारियाँ चल रही हैं कि बच्चों तक तालीम ही नहीं पहुँच रही, जो कि इस्लाम का सबसे पहला लफ्ज़ ही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी तालीम का इतना ज़ोर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अगर कोई 10 लोगों को तालीम दे देगा तो उस कैदी को हम रिलीज़ कर देंगे। तो तालीम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेशो है वो आपके नज़दीक आप देखें कितना पुअर है। सर देखें दिल तो खून के आंसू होता है। एज ए टैक्स पेयर हम देखें तो हम टैक्स तो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हो वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बहुत कम है, हमने और टैक्स लाने हैं। मेरी मुलाकात सर आरिफ अलवी साहब से हुई जब वो सदर थे। मैंने उन्हें कहा सर आप अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक नहीं लाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। और मैंने कहा जी आप जीडीपी का 9% टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं और जीडीपी का 24% ट्रेड है, और अगर हम ट्रेड को टैक्स को डिवाइड करें, जो टेक्निकल बात थी उनके समझ से ऊपर चली गई। मैं कहा जी आप 100 रुपये के रेवेन्यू के अगेंस्ट 44 रुपये टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम इंप्लीमेंट करके बैठे हुए हैं जी। ये पैथेटिक इंफॉर्मेशन। तो ही गेट अपसेट विद मी। उसने कहा जी you guys have to pay the tax। I mean that was a response of a president of Pakistan towards a professional who's there to help them out। सर अब ये बात रही कि आज भी हम उसी किस्म के टैक्स स्ट्रक्चर में हैं। 23,000 एम्प्लॉइज़ हैं, जो 23,000 एम्प्लॉइज़ रोज़ाना 10 क्लाइंट्स पे जाते होंगे, उनको ब्लैकमेल करते होंगे, उनकी चीज़ें निकालते होंगे, नुक्स निकालते होंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। सर मैं सवाल सर ये
मैं तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा, जो हुकूमती मशीनरी अपनी पॉलिसियों के तहत देखती है, अपनी ऐनक से देखती है, तो कहती है नहीं जी नहीं, 24 करोड़ अवाम अपना हक पूरा नहीं कर रहे तो हम उनका हक क्यों दें, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की। सो हमारे लिए इस सिचुएशन में जब हुकूमती मशीनरी की ऐनक कोई और है, हमारी ऐनक कोई और है, तो हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट जब ये कहती है कि कोई टैक्स नहीं पे कर रहा तो वो टोटली झूठ बोलते हैं। उसकी वजह यह है, सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जो एक गरीब आदमी अमरूद खरीदते वक्त भी पे कर रहा है, एक रेडी वाला भी दे रहा है। तो इसलिए अब उस सेल्स टैक्स के बाद आपने हर प्रोडक्ट पे, हर आइटम पे जब उससे टैक्स ले लिया है तो फिर आपको किस और टैक्स की ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि एक शेर ने 3 जानवरों के साथ मिलकर शिकार किया, दो के साथ, तो लोमड़ी से उसने कहा कि ये इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। पहला मेरा इसलिए है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, दूसरा मेरा इसलिए है कि मैंने शेर शिकार के दौरान तो मैं पार्टिसिपेशन की, और ये जो 2 बचे हैं जिसकी हिम्मत है वो उठा ले। तो हमारे यहाँ तो जो पॉलिसीज बन रही हैं वो इस तरह बन रही हैं कि जिसकी हिम्मत है वो उठा ले। तो हिम्मत किसकी है? शेर की। तो इसलिए इस सूरत में जब एक कब्र हो और 2 मुर्दे हों और एक के हाथ में गन हो, तो फिर जो गैर मुसल्ला है कब्र में उसी ने जाना है। तो ये है हमारी आवाम का हाल। तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत बेहतरीन है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर उसकी प्रैक्टिस होनी, उस पर अमल दरामद होना, उसके लिए सारा कुछ करना, ये बड़ा ज़रूरी है। जो कि गवर्नमेंट, अगर आप इसको यूँ समझते हैं तो मेरा नज़रिया डिफरेंट है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, चूँकि जब वो ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाएगी, डेमोक्रेसी का तो पहला रूल ही ये है कि वो वेलफेयर करेगी। तो वेलफेयर का तो कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा। आप कोई भी वेलफेयर करना चाहें तो उसके लिए आपको कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं कि बंदा वो पीछे ड्रेन हो जाता है। और ये जो टैक्स नेट का मामला है, इसके अंदर इतना करप्शन है कि आप इसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और आपने बड़ा खूब कहा कि वो खुद ही बार्गेन कर लेते हैं, खुद ही एडजस्ट कर देते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। तो ये गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ बनानी है ना कि वो किस तरह उसको शफाफ बनाएंगे। जी सर, अब ये शफाफ बनाने के लिए तो वही सरकारी मुलाजमीन है, बाहर से तो नहीं आने। एक डिपार्टमेंट है जिसकी नॉन परफॉर्मेंस सामने आ गई, कहते हैं जी ये कंपनी, ये डिपार्टमेंट बंद करते हैं, नए 4 खोलते हैं, और उन्हीं में से एम्प्लॉइज निकाल के 4 नए खोल लेते हैं, पुराना बंद कर देते हैं। देखिए, तो नॉन परफॉर्मेंस तो छुप गई ना। देखिए, हमारा एक फेलियर ये है कि अगर आप किसी SHO के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो कोर्ट उसी SHO को ऑर्डर जारी करता है कि इस पे आकर तुम कमेंट्स दो। देखिए, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं वो कब एडमिट करेगा कि उसने अगेंस्ट द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उसने कोई एक्ट किया है या ओमिशन किया है। तो ये भी एक अहम बात है कि अगर आप जिनके खिलाफ कोई चीज़ लाना चाहते हैं उन्हीं को उसका हिस्सा बना देंगे तो वो तो खुद को डिफेंड कर जाएंगे। तो वो तो राना नदीम साबिर साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद नाजरीन हम इनसे पूछेंगे कि हम पाकिस्तानियों को अपना हक लेने के लिए लीगल तरीके से किस तरह काम करें कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में भी आ जाएं और अपने हकूक़ भी ले लें और उनके भी हकूक़ अदा करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सनत व मईशत। राना नदीम साबिर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट। सर अब हमें कोऑर्डिनेशन करना है अपनी हुकूमत से। औरंगज़ेब साहब कहते हैं हमारे पास प्लान बी कोई नहीं, प्लान ए चला हुआ है 1948 से, जिसका पार्ट एंड पार्सल रहे हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब से पहले जो हमारे थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की गवर्नमेंट उसे, और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा साहब, सदर अयूब साहब, उन्होंने प्लान ए शुरू किया हुआ है। उस प्लान ए में पॉलिसीज़ वही हैं जिस तरह के पानी हमने इंडिया को दे दिया, गंदम का जो शेयर था वो हमने अमेरिका को दे दिया PL 480 के तहत, पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टफॉल कर दी गई, पाकिस्तानियों को कर्ज़ों में दबोच दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तानियों से सूद की मद में टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सर ये लोडेड आंसर है, लोडेड क्वेश्चन है, लोडेड क्वेश्चन। प्लान ए चल रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो बैंकर हैं वो सर पकड़ के बैठ गए, वो कहते हैं जी प्लान ए तो है, प्लान बी कहाँ है?
सो अब आप हमें ये बताएं कि हमने अपना राइट लेना है, कोई ऐसा प्लान भी क्रिएट करें फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो हम कोऑर्डिनेशन में आए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानियों से, और इस कोऑर्डिनेशन में हम अपने हकूक भी लें, उनके भी दें। देखिए ये कितना बड़ा डायलेमा है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हम एक एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड होके हम सोसाइटीज़ को प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं और वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं और एग्रीकल्चर का हिस्से ऐसी हो गई है। अब अगर एक एग्रीकल्चर लैंड में गंदम का फुकदान हो जाए और वो उसका बेसिक एग्रीकल्चर है, तो इससे फेलियर ऑफ पॉलिसी क्या हो सकता है। ये जो प्लान ए है ना, ये प्लान ए को कहते हैं कि जी बी हमारे पास नहीं है। तो जब एक गवर्नमेंट कहीं भी आती है तो हमारे यहाँ देखें ना, इलेक्शन में सिर्फ एक निज़ाम दे दिया जाता है कि जी मैंने फ़लाँ पार्टी को वोट देना, फ़लाँ पार्टी को वोट देना। आज तक आप किसी पार्टी से उसका मंशूर पूछें, उसका मैनिफेस्टो क्या है, कभी किसी ने इलेक्शन में मैनिफेस्टो दिया? होना तो ये चाहिए कि जो मैनिफेस्टो वो दे, अगर वो उस पर फेलियर होता है, उसका 6 महीने साल उसको एक टाइम दिया जाए कि अगर उसने उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो उसको फारिग कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो ये किसी तरह से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। अगला इशू आ जाता है कि फिर हम जुडिशल एक्टिविज़म का आगाज़ करें कि हम हर हक लेने के लिए फिर कोर्ट में चले जाएं। अब जब कोर्ट में चले जाते हैं तो वहाँ जजेस की तादाद कम है, तो इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए, जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के कुछ नीचे दे दी जाए सेशन जजेस तक, ताकि अवाम आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। या फिर ये है कि जो रिट के लिए जो कोर्ट फीस है या दीगर चीज़ें हैं, उन तकल्लुफ़ात को कम कर दिया जाए ताकि आसानी से पहुँच सकें। चूँकि जब आप एक हसार बना देते हैं, जितनी बड़ी दीवार कर देंगे, उसको फलांगने के लिए वकील साहब को भी उतनी फ़ीस चाहिए, उतनी मेहनत चाहिए, और क्लाइंट को भी वो सारा चीज़ प्रोवाइड करना है। तो फिर उस हिसाब से जब तारीख पे तारीख मिलेगी और इंसाफ जल्दी नहीं मिलेगा, तो फिर या तो लोग उस तरफ रुजू नहीं करते, और अगर करते हैं तो बॉर्न फ्रूट से पहले वो इन्फ्रक्चस हो जाता है। सर हमारा जो दीवारें चीन की जितनी दीवार हम पाकिस्तानियों के और जुडिशरी के दरमियान है, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता दीवारें चीन में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब एक साहबी को काजी मुकर्रर किया तो उनको ये हुक्म दिया कि अपने घर का दरवाज़ा ना लगाना, यानी आपका दरवाज़ा ही ना हो, ताकि कोई भी मुसीबत बंदा जो है ना, वो मुसीबत ज़्यादा आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और कहा कि दरवाज़े पे दरबान नहीं बिठाना। तो आज आप देखिए कि आप किस मुनसफ़ के पास इतनी आसानी से जा सकते हैं। सर मुझे ये बताएं, क्या फेडरल शरिया कोर्ट में हम ये जो आपने हदीस बताई है, जो कि हदीस तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन एक एक्शन है एक खलीफा का जो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, तो क्या शरिया कोर्ट इसके ऊपर कह सकती है कि जजेस के दरवाजे पे दरवाज़ा नहीं होगा और दरबान भी नहीं होगा ताकि हर कोई जा सके? देखें, क्या ये कानूनी गलती नहीं है? ये हमारी गलत कानून नहीं? हमारे यहाँ शरीयत कोर्ट तो है, मगर अगर आप उनके पास केसेस की तादाद देखें, उनकी पेंडेंसी देखें, उनके जजमेंट्स देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ही इनफेक्टिव है और वहाँ पर लोगों का ट्रेंड ही नहीं बना। एक चीज़ जब आती है, अगर उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जाता, अभी अगर आप पब्लिक में कहें कि एक फेडरल शरीयत कोर्ट है, तो शायद उसको ये भी नहीं पता होगा। सूदी केसेस की वजह से शायद उनको पता चल गया। कई बार ऐसा होता है कि हम हाई कोर्ट में खड़े हों तो कोई बंदा आके पूछता है कि यार फेडरल शरीयत कोर्ट किधर है। मुझे एक वकील साहब ने आज से 1 हफ्ता कबल पूछा कि सर फेडरल शरीयत कोर्ट किधर है, तो मेरी हंसी निकल गई कि मैंने कहा यार आप अच्छे खासे, मतलब आपको इसका मतलब है कि आपने आज तक वो दरवाज़ा ही नहीं देखा जो फेडरल शरीयत कोर्ट का है, तो फिर आपकी वहाँ पे क्या अपीयरेंस होगी। हाँ जी, तो ये एक अलमिया है। हमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिविजुअल करे, मगर वो बड़ा खूब सूरह है अल-रात 13 नंबर सूरह है कुरान पाक की, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक कोई कौम अपनी हालत बदलने का इरादा नहीं करती, अल्लाह उसकी हालत को नहीं बदलता, तो हमें इनफरादी तौर पर हम हर चीज़ को इज्तिमाई तौर पर रख देते हैं। हमें इनफरादी तौर पर दुरुस्तगी करना पड़ेगी। पहले मैं ख़ुद को सही करूं, फिर मैं दूसरे को करूं, तो फिर इस तरह निज़ाम बेहतरी की तरफ आ जाएगा। सर फिर अपने आप को ख़ुद को ठीक करने के लिए मुझे लीगल शेल्टर चाहिए। मसलन मुझे हुकूमत वक्त से एक हक लेना है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि सर आज लाहौर में और बड़े शहरों में यू टर्न्स का ट्रेंड है। पहले इशारे हुआ करते थे,
हर इशारे पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती थी। मुश्किल था उधर भी, क्योंकि लोग ट्रैफिक उधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी कर देते थे, तो हम सड़क क्रॉस करना आसान था। अब पूरे लाहौर में इशारे कम से कम कर दिए गए हैं और यू टर्न लंबे से लंबे कर दिए गए हैं। मैंने अपनी बच्चियों को देखा है, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, भारी बरखवातीन को, कि सड़क क्रॉस नहीं हो रही होती क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो इतना तेज है। तो हमारा तो हक ही नहीं है कि हम सड़क क्रॉस कर सकें। तो क्या ये हक हमें लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? हाँ, देखें, इसमें आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है। अब इसकी मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूं। जैसे हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर बना होता है, ये इलीगल है। लॉ में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कैट आई लगी हुई है जिसे लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं, या रोड स्पाइक लगा हुआ है जिसे टायर ब्लास्टर कहते हैं। ये इनका लॉ में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ये हर जगह लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि आपका राइट है कि आप जहाँ चाहें वो अपने कंट्री वाइड आप मूव कर सकते हैं। सर, तो क्या हम ये राइट लेने के लिए पिटीशन आपकी हेल्प ले सकते हैं? जी, मैं आपको इस प्रोग्राम के वसात से ये बिल्कुल ऑफ़र करता हूँ कि अगर आपको किसी भी फंडामेंटल राइट पब्लिक एट लार्ज कोवरेंटों में मेरी किसी भी खिदमत की ज़रूरत हो तो वो आपके लिए कोई 1-2 हम NGO 200 की पकड़ लेते हैं, 2-4 NGOs, उसके तहत हम ये पिटीशन फाइल कर। जी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं आपकी तमाम पहला फंडामेंटल राइट आपकी ड्यूटी लग गई आपने कि आपने हमें फंडामेंटल राइट लेके देना है। बस सर, मुल्तान रोड को देख लें, बहुत सड़क क्रॉस करनी बच्चियों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चियों के लिए सर बहुत मुश्किल होता है। सर, यू टर्न अगर ओवर हेड ब्रिज ना हो पेडेस्टेरियंस के लिए तो यू टर्न एक बहुत बड़ी ज़हमत है। आपने ट्रैफिक के फ्लो को अगर फ्रीक्वेंट करना है तो उसके लिए ब्रिज बना दें, कि ओवरहेड ब्रिज बनाएं, पेडेस्टेरियन जो है वो वहां से क्रॉस करे और वो चला जाए, और उसके ऊपर स्लोप भी बनाएं और सीढ़ियां भी बनाएं ताकि जो बूढ़े भरकम दोस्त हमारे उनके लिए चलना आसान है जरा उसके ऊपर। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये एक वाहद तरीका है, वरना तो जितना ट्रैफिक का फ्लो है उसमें कई सारे हादसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, सर किए ही नहीं जाते। हाँ, रिपोर्ट किए ही नहीं जाते। यहाँ बेशुमार मरतबा गाड़ी आपस में टकरा जाती है, बाइक वाला लग जाता है, किसी में गाड़ी टकरा जाती है। सर, वो इधर एक लड़की बच्ची जो गुलबर्ग में लिबर्टी मार्केट के करीब वो गाड़ी के साथ हिट की, वो कितनी दूर जाके बच्ची गिरी जी सड़क क्रॉसिंग के दरमियान। अस्तगफिरुल्लाह। और वो यकीनन ये चीज़ रिपोर्ट नहीं होती, तो इसलिए अरबाब इख्तियार को पता नहीं होता। सर, अरबाब इख्तियार से हम दुआ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानियों के हाल पे ज़रा रहम फरमा दें। अच्छा सर, पहला तो हमारा हो गया कि हमने एज पाकिस्तानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाना है ताकि हम ये सड़क क्रॉस करने का राइट ले सकें। सर, उसके बाद दूसरा हमारा ये है कि हम पाकिस्तान में थोड़ा सा ये कि जो डाउटफुल चीज़ें हैं उसके लिए हम एहतियात करते हैं। हमारे राइट्स फंडामेंटल हैं कि मेरे पास घर ख़रीदने का इख्तियार है, हक़ है। मेरी वैल्यू प्रिजर्वेशन, मेरी करेंसी की वैल्यू हो या मेरे घर की वैल्यू हो या मैंने कोई अर्न की हुई वैल्यू, उसका भी मेरे पास इख्तियार है कि प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सर, सवाल जो पिछले मरतबा आपसे किया था कि 10 लाख रुपए मेरे वालिद साहब ने कमाए जो $1 लाख थे, वो आज $3000 है। ये वो $97,000 जो कमाए गए थे रुपीज़ में वो चले गए। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? ये बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। ये प्राइमरी ड्यूटीज़ में फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 8 से 28 तक हैं वो फंडामेंटल ड्यूटी है स्टेट की उसको प्रोटेक्ट करना। और यहाँ बड़े आसान तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से वो पैसे चोरी हो जाते हैं और इंडिविजुअल को पता ही नहीं चलता। उसके सामने कागज़ के टुकड़े वही हैं जो उसने स्टोर किए थे। वो ये समझता है ये मेरी सोल्ड प्रॉपर्टी है और ये वही उतनी ही काउंटिंग वही पड़ी है, मगर उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है। इसके लिए ना मैं एक प्रपोज़ल आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर और जो लोगों के लीगल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी अगर आप कोई प्रोग्राम करें तो एक 2 इशू को हर प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए, लोगों तक शऊर पहुंचेगा
जब उनको ये पता होगा कि इस ग्लास को यहाँ से उठा के यहाँ रखना ऑफेंस है और मेरी रेमेडी वहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर वो अपना ग्लास उठाने नहीं देगा। यहाँ तो कोई भी सरकारी अफसर किसी भी घर में किसी भी इंडिविजुअल को कहीं भी सड़क पे रोक लेता है और जो वो उसके साथ हाई हैंडेडनेस करना चाहता है वो कर जाता है, और उसके पास ये पता ही नहीं होता सिटीजन को कि मेरा लीगल राइट क्या है, उसकी प्रोटेक्शन क्या है और ये कहाँ पर पावर को अब्यूज़ कर रहा है, इसकी लिमिट्स क्या है। सर ये कलमा चौक मैंने सड़क क्रॉस की अंडरपास, उधर से गुलबर्ग से आते हुए मैं फिरोजपुर रोड पे चढ़ा हूँ, मैं निकला हूँ, ग्रीन लाइट हो गई, अभी मैंने राइट क्रॉस नहीं किया, ग्रीन लाइट रेड लाइट में कन्वर्ट हो गई। जैसे मैं राइट हुआ फिरोजपुर रोड पे चढ़ा तो पुलिस वालों ने रोक लिया दो कि ये आपका चालान होगा, आपने रेड लाइट क्रॉस की है। मैंने कहा जनाब जब मैं चला था ग्रीन थी और 10 सेकंड के बाद आपने उसको रेड कर दिया और ऑरेंज होते ही आपने उसको रेड कर दिया। इसका मतलब है कि आपने इसकी टाइमिंग कम कर दी ताकि चालान करें, उसका रंग उड़ गया। जी जी। और बाकी भी 4-5 बंदे खड़े किए हुए थे लाइन पे चालान करने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि सर आप जाए। जी जी, यकीनन अब ये बात अगर हर सिटीजन को पता हो और उसके पास ये करेज हो बात करने की, हाँ जी, तो फिर उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस तरह के फ्रॉड नहीं कर सकते। ये चूँकि इनको एक टारगेट दे दिया जाता है वार्डन्स को कि आपके इतने चलान पर मंथ होने ज़रूरी हैं, अगर नहीं होते तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसलिए वो उन्होंने जिस तरह भी करके ये काम करना होता है, तो हमारे यहाँ कानून मौजूद है, उस पर प्रैक्टिस नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, वो अवाम तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। आपने 2 बातें की, पहले शेर वाली मिसाल सुनाई, अब एक मिसाल मैं सुनाता हूँ। मैं हूँ मिस्टर ए जिसने ग्रीन लाइट क्रॉस करनी है, उधर से एक बंदा निकला है जो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, मेरा हक किसने मारा? वो जो रेड लाइट वाले ने। जी। मिस्टर ग्रीन का राइट मारा जा रहा है, मिस्टर रेड वाला राइट मार रहा है। हुकूमत वक्त रेड लाइट का चलान करती है और पैसे अपनी जेब में डाल लेती है जी। हालांकि इस पैसे पे हक है ग्रीन लाइट वाले का कि उसको और फैसिलिटेशन दे, उसको कंपनसेट किया जाए, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। जी सर, मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, मुझे जेब में पैसे ना दें लेकिन मेरे लिए और आसानियां कर दें। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये भी हमारा फंडामेंटल राइट बनता है। देखें आप कि एक ग्रीन लाइट वाले का हक मारा रेड लाइट वाले ने, हुकूमती मशीनरी शेर ने रेड लाइट वाले से पैसे लेके अपनी जेब में डाल लिए और वो पैसा हम पाकिस्तानियों पे जो ग्रीन लाइट में सरवाइव करना चाहते हैं, लीगल एम्बिट में रहना चाहते हैं, उनको पहुंचाने की बजाय खुद बेनिफिट उठा रहे हैं। हालांकि इस पे भी क्या हमें रिट करनी चाहिए कि ये पैसा हम पाकिस्तानियों की मशीनरी को ठीक करने के लिए लगना चाहिए। देखें गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है वो आपके टैक्स पैसे पे चलती है, रेवेन्यू कलेक्शन पे चलती है या इस तरह के फाइन से चलती है। तो ये जितनी कलेक्शन ऑफ मनी है उसको आप जो नाम भी दे देंगे, वो बेसिकली उस पर राइट पब्लिक का है, वो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए और वो हमेशा वेलफेयर की शक्ल में जाती है, उसकी नेसेसिटीज को कंप्लीट करने में जाती है, उसको सहूलत फराहम करने में। सर जो फाइन है मैं से उसकी बात कर रहा हूँ कि चालान जितने हो रहे हैं उसका बेनिफिट जो गाड़ी दूसरा चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके चाहे ओवरहेड ब्रिज बनाए, जो मर्जी करे, वो पैसा इनको नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए असल में इनको चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम एक रेट फाइल करें जिसमें हम कहें कि इनके टाइटल अकाउंट जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। चलान की मद में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट है उसको थोड़ा सा स्कोप इसका बढ़ा दिया जाए और ये जहाँ पे जितनी कलेक्शन हो रही है वो कलेक्शन पब्लिक की जाए, लोगों को बताया जाए कि आपके ट्रैफिक चलान से इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, फलां चीज़ से इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, और जहाँ जो कलेक्शन हो रही है उसको उसी लेन में, उसी शोबे में वहाँ पे खर्च किया जाए, वहाँ पे पब्लिक की। तो देखिए वो सोल्यूशन जो रिट पहले हमने डिस्कस की थी कि जो पैदल चलने वाला है उसको ओवरहेड ब्रिज चाहिए, वो जितने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में फाइन हुए हैं वो तमाम कलेक्ट करें और अगले 5 साल भी ऐड करें, और ये हमने पूरे पाकिस्तान में ये ओवरहेड ब्रिज बनाने पे लगाना है जहाँ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को, और अगर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को फैसिलिटी मिल गई तो जो रोड क्रॉसिंग वाली ट्रैफिक है उसके लिए आसानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए हमारे यहाँ पता है क्या, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था हमारे यहाँ एहसास भी ख़त्म हो गया और अक्ल नाम की चीज़ तो है ही नहीं। अब देखें इतना एग्जॉर्बिटेंट ये फाइन करते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि अगर ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसका चालान है, तो जो पीछे सवारी बैठी है उसकी लाइफ नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हेलमेट जो है वो पिछली सवारी भी पहनेगी, अगर वो नहीं पहनेगी तो उसको भी फाइन होगा, मगर हमारे यहाँ सिर्फ ड्राइवर के हेलमेट को प्रेफर किया जाता है। ये कितनी बेअकल बात है।
सर इससे कि अगर एक्सीडेंट हो तो गिरेंगे तो दोनों इंजरी तो दोनों को कॉज होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे मिलने हैं ड्राइवर से उसके बाद लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, पीछे जो बैठा है वो लाइसेंस नहीं। सर इससे भी बड़ी लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको, जो आपने बात की कि ये भूल गया यार, बड़ा अच्छा लतीफ़ा सा आया था ज़हन में। एनी हाउ, तो ये जो आप बात कर रहे थे कि जो, हाँ सर मैं इंग्लैंड से वापस आया, आई मीन आदत होती है बेल्ट की, एक दिन पर बेल्ट नहीं लगाई, जो चलान करने वाले साहब ने चलान की कोशिश की, मैंने कहा यार एक बात का सवाल का जवाब दे दे। इंग्लैंड में अगर मैं हाईवे पे हूँ तो मेरी स्पीड दबा के है, जर्मनी में 300 350 तक गए हुए हैं किलोमीटर में, दुबई में 125 किलोमीटर तक गए हुए 120। पाकिस्तान की ये सड़कों में 30-40 से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ती, कभी रिक्शा आ गया, कभी मोटरसाइकिल आ गई, और आप मुझे कह रहे हो कि बेल्ट गाड़ी के अंदर बैठ। मैं क्या, ये रिक्शे वाला मेरे सामने मुड़ा है, एक बच्चा जो अंदर बैठा वो बाहर गिर गया, उसने रिक्शे वाला टर्न लिया है, वो बाहर गिर गया। मैं क्या, रिक्शे वाले की कोई सीट बेल्ट नहीं है, उसके पीछे पेडिस्ट्रियन जो सवारी है उसकी कोई सीट बेल्ट नहीं है, मोटरसाइकिल वाले की सीट बेल्ट नहीं है, और आप गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है, जो सेफेस्ट तरीन गाड़ी है 30-40 किलोमीटर में, आप उसका चलान कर रहे हो, मेरा मुंह देख रहा है। आप देखें कि मैं HKB से निकला हूं तो चौक में अभी गाड़ी सड़क पे भी नहीं चढ़ी, तो वहां ट्रैफिक वालों ने मुझे रोक लिया कि आपने बेल्ट नहीं लगाई। तो क्वेश्चन, मैं तो अभी HKB से निकल ही रहा हूं, अभी तो निकल ही रहा हूं। तो देखें हमारे यहाँ ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कानून अंधा है। मैं कहता हूँ कानून वाले भी अंधे हुए पड़े हैं, ये जो वार्डन है ये इस तरह के मामले कर रहे हैं। मगर क्या है कि चूँकि बेसिकली उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना है, उनको इस बात से गर्ज नहीं कि एक जो वो बाइक राइडर है जो ऊबर चलाता है या वो इस तरह की मोटरसाइकिलिस्ट है, मुझे नहीं ज़्यादा उनके नाम का पता, तो वो बेचारा सारे दिन में 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे करता है, और ये उसका एक चलान करके अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसके साथ ऐसी सफाकी कर जाते हैं कि वो बेचारा रात को खाने से भी महरूम। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या जितनी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं के अंडर आता है ना ये, क्या उनके लिए इस ट्रैफिक निज़ाम को ठीक करना ऑब्जेक्टिव है या टारगेट देके पैसा कलेक्ट करना ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट का तो हमेशा से जो अव्वली फ़र्ज है वो अवाम को फैसिलिटेट करना है। मैंने कहा बीइंग अ पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर उनसे अपनी सर्विसेज लेते हैं कि वो उनकी खिदमत करे या उनका अदब करे। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिस्टम ऐसा दे। गवर्नमेंट ने तो कभी भी, अब वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, उसने आके सड़कें तो नहीं बनानी, उसने आके वो पॉलिसीज देनी है जिससे वो चीज़ें इन्फ्लुएंस। सर जी एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया अपने ऑफिसर्स को कि जी आज 1000 चलान चाहिए इस एरिया से, इसका मतलब उनका ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक ठीक करना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है पैसे कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये इलीगल नहीं है? ये इलीगल है, ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इस तरह करना। देखिए इनजस्टिस आप जहां भी एक्सरसाइज करेंगे वो हमेशा अगेंस्ट द मेरिट होगा। अल्लाह होगा नहीं, या अल्लाह हम कहाँ जाएं? तो सर जी हम पाकिस्तानियों को इस मुल्क को खुशहाल बनाने की कोशिश करनी है, जहाँ सन्नत और मईशत डिपेंड कर रही है कंप्लीट पॉलिसीज़ पे, फंडामेंटल राइट्स पे। जब मुझे पता होगा कि मेरी वैल्यू गिर रही है, जब मुझे पता होगा कारोबार नहीं है, जब मुझे पता होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है फंड्स की, तो क्या मैं कारोबार करूँगा यहाँ पे? नहीं, यकीनन यही वजह है ना कि हमारे सर एक मिनट में कंक्लूड करें, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम खत्म हो रहा है। देखें गवर्नमेंट जो है उसकी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल करे। अगर वो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल नहीं करती और वो बहाने से सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके अपने महल्लात को हर सहूलत प्रोवाइड कर रही है, अपनी लग्जरीज़ को पूरा कर रही है, तो वो अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह है और दुनिया में भी वो जवाबदेह है। ये एक ऐसा बड़ा जुल्म है किसी भी गवर्नमेंट के पार्ट पे कि आज 77 ईयर्स गुजरने के बावजूद अगर एक पाकिस्तानी बिजली, पानी, सुई गैस से महरूम बैठा हुआ है और उसके पास उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तो इससे बढ़ के जुल्म और क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच इंडीड सर, आपने हमें दोबारा मौका दिया। हम अगले हफ्ते फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी बातों से हम पाकिस्तानियों के लिए इल्म है, नॉलेज है, ताकि हम पाकिस्तानी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। नाजरीन, जुल्म का सिस्टम नहीं चल सकता, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए, लेकिन उसी तरह
एक माँ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रियाया उनके बच्चे हैं। बच्चों को पाल के बड़ा करना है ताकि रियाया को बेनिफिट दे सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इनकी अच्छी तरह परवरिश करे ताकि पहले इनको बेनिफिट गवर्नमेंट ने देना है, फिर गवर्नमेंट ने उससे बेनिफिट लेना है। यही सिस्टम आगे चलेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाजरीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।